Hi everyone, welcome to Magnet Brains हिंदी मीडियम. This is your English educator पलक रख्यानी. इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड का एकदम न्यू लेसन नंबर 7 जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर. इस पूरे वीडियो में आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, यानी हर लाइन का मैं मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी और कैसे ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा. क्योंकि यार हमारे अपने देश के कल्चर की बात है, सो बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है ये. वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन 7 से लेकर 12th क्लास तक. और तो और यहाँ पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी, यानी ये जितना बेटा क्वालिटी कंटेंट आपको दिखता है उन सबको हमने डाल दिया है इन्हीं बुक्स और ई बुक्स के अंडर. सो आपको इन्हें कैसे प्रिवेल करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है. आप जो है इन बुक्स को, हमारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें एक फॉर्म है, वहाँ से सबमिट करके फॉर्म को ले सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की. द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर. नाउ अगेन जब भी मैं समझाती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, किसी भी लेसन, किसी भी चैप्टर को कोई नाम है तो नाम में ज़रूर मीनिंग रखा है, ऐसे ही तो नाम नहीं रख दिया. सो नाउ द नेम स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर. कैसे इंडिया का जो संस्कृति है, इंडिया की संस्कृति है, उसमें यूनिटी यानी क्या, एकता है. यानी इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी कल्चर से, रिलीजन से, मान्यताओं से, स्टिल वी ऑल स्टैंड टुगेदर. तो ये लेसन क्या है, पढ़ लेते हैं. ये किन्होंने लिखा है और ये एक्चुअल में एक स्पीच रही है. अब अगेन आपको लग रहा होगा कितने सारे लेसन हमने देखे हैं जो कि राइटर्स ने एक स्पीच, एक भाषण के तौर पे दिए थे और उन्हें हमने डाल दिया है इन लेसन में. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर. हुमायूं कबीर was a famous poet, novelist, essayist and a renowned political thinker. He was a cabinet minister for scientific research and cultural affairs during Nehru's prime ministership. यानी नेहरू जी के टाइम में जो है ये बहुत ही रिनोन पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर थे साइंटिफिक रिसर्च के और कल्चर अफेयर के. तो यानी काफ़ी बड़ा नेम है भाई इनका. एन ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट, ही हैड द प्राउड प्रिविलेज ऑफ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन. यार पहली बात तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना मुश्किल होता है, एंड ये जो है सिर्फ वहाँ पे थे नहीं, ये जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे वहाँ के स्टूडेंट्स यूनियन के. क्या नाम है, बिल्कुल अपन को नाम अच्छे से याद रखना है. इनका नाम है हुमायूं कबीर. द प्रेजेंट पीस यानी जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं इज एन अडेप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी. तो उस बार की कहानी है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हुमायूं जी ने एक लेक्चर यानी एक भाषण दिया था, छोटा सा स्पीच दिया था. तो उसी स्पीच को लेके उसका एक अडॉप्टेड वर्जन बना के हमने जो है इस लेसन में डाल दिया है. द लेक्चर फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर एंड इट्स रिच हेरिटेज. It precisely reflects Kabir's love and faith in the greatness of his motherland. तो जो हम पूरा लेसन देखने वाले हैं, इंडिया की सभ्यता कैसी रही है, संस्कृति कैसी रही है, कैसे जो है बाहर के लोग हमसे कितना कुछ सीखने को, कुछ देखने को उन्हें मिला है, और कैसे जो है हमारे ऑथर यानी कबीर जी जो हैं अपनी मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि के लिए जो है वो अपनी ग्रेटनेस बता रहे हैं और कितना वो प्यार करते हैं अपनी जगह से. तो इसी लेसन को हम पढ़ेंगे भाई. आई होप जो है आप लोग रेडी हो. और इंट्रोडक्शन जो है हमेशा ज़रूरी होता है ताकि ऑथर का आपको नेम और एक बैक स्टोरी पता चल जाए कि भाई क्या आने वाला है. चलिए अगेन फिर से बता दूं कि हम जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन देते हैं आपको हिंदी कन्वीनियंस के लिए, बट यू ऑल नो कि आपको इंग्लिश में आंसर्स बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिख के आने हैं. सो कोशिश ये क्या करो, जब भी मैं इंग्लिश में पढ़ूँ उन वर्ड्स को समझो, बिकॉज मैक्सिमम मैं चीज़ें आपको हिंदी में बता रही हूँ तो इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. बिगिनिंग विद द एक्चुअल लेसन. यहाँ से हमारा लेसन चालू होता है. तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक पैनोरामा पार्ट 2 कोशिश करो साथ में रखो, ताकि कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, डिफिकल्ट लाइंस आते हैं तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं. ओके. टिल रिसेंटली द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड. It was thought that they came to a country which was uncivilized and barbarian, but modern research has proved that there were invaders even before the Aryans poured into this land. अब देखो, till recently यानी अभी तक ये माना जाता था आर्यंस जो थे, हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा यार, आर्यंस जो थे, और जिनको नहीं आते तो कोई बात नहीं, समझ जाओ कि आर्यंस जो थे उन्होंने इंडिया पे इन्वेडर यानी क्या आए हैं, वो धरती पे कब्जा करने. इन्वेडर्स होते हैं ना, जैसे ब्रिटिशर्स का शासन रहा और ऐसे बहुत सारे जो है रूलर्स एम्पायर्स आए हम पे कब्जा जमाने.
तो इन्वेडर्स यानी उन्होंने जो कंट्री में इन्वेड किया। ऑफ द लैंड यानी कौन सी ज़मीन की बात है, अब बोलोगे मैम कौन सी वाली ज़मीन, बेटा इंडिया की बात हो रही है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया है इंडिया, ऑफ द लैंड इन द सेंस कि दे वांट टू से कि इंडिया पे उन्होंने इन्वेड किया। ऐसा माना जाता था कि आर्यंस पहले थे, लेकिन और तब ये माना जाता था कि वो जिस कंट्री में आए हैं यानी हमारी कंट्री, तब के टाइम में अनसिविलाइज्ड। देखो सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, यानी मान लो आप कोई एक आदिवासी के झुंड में चले जाएं या कोई ऐसे जगह लोग जो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड हो, जीवन जीने का कोई तरीका नहीं हो, तो वो होते हैं अनसिविलाइज्ड, है ना, कोई तरीका नहीं। और सिविलाइजेशन यानी क्या, उनमें एक सेंस ऑफ ये लाना कि भाई आप डेवलप हो, चीज़ों को थोड़ा सही तरीके से मैनेज करें, है ना, डेवलप करें, कल्चर डेवलप करें, संस्कृति डेवलप करें, तो वो होते हैं भाई अनसिविलाइज्ड, यानी जो है ऐसे लोग जिनको तौर तरीके नहीं आते जीवन जीने के। एंड बारबेरियन, बारबेरियन यानी क्या होता है, अ वाइल्ड पर्सन विद नो कल्चर, यानी जंगली लोग। अरे शुरू के टाइम में तुम इमेजिन करो, ये तो हम अभी इतने जो है सिविलाइज्ड हो चुके हैं, कल्चर है हमारा, बट देन बैक एट दैट टाइम जब इतना डेवलप नहीं हुए थे ह्यूमन बींग्स, तब के टाइम में तो हम मान सकते हैं ना जंगली लोग थे भाई, जिनको कोई तौर तरीके कुछ पता ही नहीं है कैसे जीवन जीना है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने ये बताया है कि आर्यंस पहले इन्वेडर नहीं थे, यानी आर्यंस से पहले भी कोई आए थे इंडिया में इन्वेड करने या रूल करने। दे हैड इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन हायर देन दैट ऑफ द आर्यन होडीज हु केम इन देयर वेक, यानी आर्यन से पहले भी कोई आए थे जिन्हें शायद प्री आर्यंस करके कहा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, प्री आर्यंस कहते हैं क्योंकि अब उनका नाम तो हमें पता नहीं था, तो प्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज से पहले। तो हम कह रहे हैं आर्यन से पहले आए थे, तो उनका एक नाम दे दिया प्री आर्यंस। तो इन प्री आर्यंस ने जो है एक बहुत ही ज्यादा सिविलाइजेशन, यानी वो जो है हमारे यहाँ इन आर्यन से पहले भी सभ्यता ला चुके हैं। होडीज मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल, ठीक है। These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilization which has astonished modern scholars by its extent and depth. तो बेटा आर्यंस की हम तारीफ करते थे, लेकिन अब हमें पता चला कि उनसे भी पहले प्री आर्यंस ने बहुत ही बेहतर सभ्यता इस्टेब्लिश की है, लोगों को जो है सिखाई हैं, काफ़ी चीज़ें डेवलप करी हैं, और जिसको देख के जो है हमारे स्कॉलर्स हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, अभी जो इन पे स्टडी करते हैं, वो काफ़ी एस्टोनिश यानी काफ़ी वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं कि वाह भाई, इन्होंने जो है उस टाइम में भी आर्यन से पहले भी इतना बढ़िया जो है सिविलाइजेशन लाए थे, ठीक है। एक्सटेंट एंड डेप्थ यानी उसकी तह तक, मतलब इतना उन्होंने जो है आगे गए थे सिविलाइजेशन में। The Aryan invasion repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new. This continued with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial cauldron. अब देखो, इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे डिफरेंट इन्वेडर्स आए तो थे इंडिया में, क्या लेके, कि ये सोच के कि भाई हम यहाँ पे विजय पाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन वो जो है खुद ही किसमें, इंडियन रेशियल कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन का मतलब क्या होता है, वैसे मैं बताऊं तो कॉल्ड्रन का एक्चुअल मतलब होता है एक बॉयलर, है ना, एक बॉयलर होता है, यानी एक घड़े की बात कर रहे हैं ये कॉल्ड्रन, यानी एक बॉयलर में। तो यानी लोग जो है सोच के आए थे कि हम जीतेंगे, लेकिन वो जो है इस बॉयलर में आके गिर गए। ऐसा बॉयलर यानी एक्चुअल में बॉयलर में नहीं गिरे, ये एक बात बता रहे हैं, है ना। दे केम टू विन, बट क्योंकि वो जो है सफल नहीं हो पाए, है ना, इंडियन रेशियल कॉल्ड्रन में आके गिर गए, ठीक है। द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय, अब वो नाम बता रहे हैं कौन कौन आए थे और कौन कौन जो है जीतने आए थे, लेकिन खुद ही जो है डूब गए उसमें, और अलग अलग टाइप की जो है संस्कृतियां बन गई। द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय साकास एंड हंस एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स। बहुत ही नेमलेस यानी ऐसी ट्राइब्स, ऐसी प्रजातियां जिनका कोई नाम नहीं था, आए थे इंडिया में इन्वेड करने। दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन एज विक्टर्स। ये बहुत ही मजेदार बात है, उन्हें देख के लगा था कि वो विक्टर यानी क्या होता है, विक्ट्री, जीतने आए थे, ठीक है। बट वॉज सून एब्जॉर्ब्ड इन द रैंक्स ऑफ द वैंक्विश्ड। लेकिन सून जो है वो रैंक्स ऑफ द वैंक्विश्ड का मतलब होता है डिफीट समवन कंप्लीटली। तो उनको क्या रैंक मिल गई, बिल्कुल ही एकदम जो है, पहले इंसान सोच रहा था कि टॉप करेगा, अरे टॉप तो छोड़ो, वो पास भी नहीं हुए, फेल हो गए, बिल्कुल ही डिफीट हो गए इस मामले में। कौन, तरह तरह के इन्वेडर्स। तो इसमें आप नाम बता सकते हो, कुछ ग्रीक इन्वेडर्स थे, साकास थे, हंस थे, ठीक है। तो ये आए तो थे इंडिया पे कब्जा जमाने, विजय पाने, लेकिन हमारे लोग जो है, हमारी एकता जो है उसमें ये जो है बिल्कुल चल नहीं पाए, और जो है पूरी तरीके से ये डिफीट हो गए। डिफीट यानी हार गए, ठीक है।
कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि आर्यंस यहाँ आने वाले सबसे पहले लोग थे, जो कि बात हम कर चुके हैं। वे जब आए थे तो पूरा देश असभ्य था, वही मैंने कहा अनसिविलाइज यानी असभ्यता। परंतु नई खोज ने यह साबित किया है कि इनसे पहले भी लोग यहाँ पे आए थे। इनकी सभ्यता आर्यन से भी ऊंची दर्जे की थी। ये भी जब आए थे तो उस समय के लोगों को हटाया और अपनी सभ्यता स्थापित की, जिससे गहराइयों में भी बहुत ही लोग अचंभित है कि कैसे इन्होंने इतना सिविलाइजेशन किया है। ठीक है, और आर्यंस ने इस प्रक्रिया को जारी रखा है, नए पुराने का मेल कराते रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है मैं बताती हूँ, पूरा सार बताती हूँ बात का कि यार देखो बेटा, किसी टाइम पे आज तुम इंडिया में आओगे तो तुम्हें पता है कि यार कल्चर इस्टेब्लिश्ड है, कि पंजाब में ऐसा कल्चर है, आप जो है राजस्थान में ये कल्चर है, यूपी बिहार में ये कल्चर है ना, सबकी चलन है। लेकिन बहुत टाइम पहले की बात करो तो कोई एक चीज़ फिक्स नहीं थी। तो इन्वेडर्स का काम क्या होता है, उनको बढ़िया कोई लैंड मिल गया, कोई जगह मिल गई, लोग मिल गए, तो हम इन पे कब्जा जमाएंगे, अपना कल्चर स्थापित करेंगे। तो ऐसे ही करके ये लोग आ रहे थे, कुछ कुछ नई चीज़ें कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिशें कर रहे थे। इसके बाद कई लोग आए पर कोई भी इनसे मजबूत नहीं हो सका, है ना, इतने मजबूत वो नहीं हो सके और भारतीय संस्कृति में शामिल नहीं हो सके। जैसे ग्रीक वाले आए थे भाई और ये सब आए थे, लेकिन वो इंडिया में हमने उनको जगह नहीं दी, नहीं भाई आपका कल्चर जो है हम अपने आप में इंक्लूड नहीं करेंगे। Today, whatever is Indian, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution or a social custom, is a blend of many different strains and elements. आज बहुत ही बेसिक सी बात है यार, आपने अगर कुछ वीडियोस वगैरह देखी हो यूट्यूब पे या कहीं भी न्यूज़ चैनल में, तो किसी से भी आप पूछो ना इंडिया, तो इंडिया में एक वर्ड कभी नहीं आता है। अब इतनी, जैसे वर्ड बोला इंडिया, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी, इतने सारे कल्चर्स, इतने तरह तरह के लोग। तो ये कहा है आज कोई भी चीज़ अगर इंडियन हो, अगर मैं कहूँ कोई भी चीज़ हिंदुस्तानी है, तो मैं कोई एक चीज़ कह ही नहीं पाऊँगी। वो जो है कोई एक आइडिया, कोई एक सोच विचार होगा, कोई एक अक्षर होगा, किसी आर्ट फॉर्म होगा। मान लो डांस से आप रिलेट कर लो, कोई भी तरह का डांस हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कहीं आप भंगड़ा कर रहे हो, बहुत सारे है ना, कितने सारे डांस फॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल है बस ये, है ना। एक कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ले लो या कोई सोशल कस्टम। कस्टम क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी ग्रुप। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये वाली कास्ट के लोग तो बड़े ही दिलदार होते हैं, या ये वाली कास्ट के लोग तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं। तो यानी हम किसी भी चीज़ की बात करें तो वो एक नहीं होगी, इट इज़ अ ब्लेंड। ब्लेंड यानी मिक्सचर। जैसे हम खाने में सब्जियां बनाते हैं, कोई भी सब्जी तो कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, तो वैसे ही जब भी मैं कहूँ कोई चीज़ हिंदुस्तानी है तो वो कोई एक बात नहीं कहूँगी मैं, इन्हीं सब चीज़ों का ब्लेंड्स होगा, ब्लेंड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर। तो तभी यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दी है, ये पूरा इंडिया है भाई। जितनी चीज़ें यहाँ ब्लेंड करो उतनी चीज़ें कम है। आप बात करने के स्टाइल में कहो, किसी का रहन सहन कहो, ठीक है, वही सब चीज़ें मिला के हमको क्या बनाती है, इंडियन। In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages. ये बेस्ट लाइन है यहाँ की। इन स्पाइट ऑफ दिस, देखो इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी आज हम खुद लोग सोच के शौक होते हैं कि भाई हमारे इंडिया में कितने अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, फिर भी एट लास्ट घूम फिर के, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में दिक्कतें नहीं आए, है ना, उस बात को मत नहीं मैम इंडिया में तो लड़ाई होती, ये तो होएगा ही। एंड ये सब चीज़ें एक तरह से पॉजिटिव होती हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी आएगा। तो हमारे इंडिया में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं एज़ कम्पेयर टू आउटर कंट्रीज़। क्यों, बिकॉज हमारी संस्कृति, चाहे तुम किसी भी कास्ट की संस्कृति ले लो, किसी भी रिलीजन की, किसी भी रेस की, हर संस्कृति में कोई ना कोई अच्छी चीज़ सिखाई जाती है ना, कोई जो है मॉरल वैल्यूज़ जो कि बाहर के कंट्रीज़ में नहीं है। तो वही चीज़ इतने सारे डिफरेंसेस से भी हम जो है एक स्पिरिट है यूनिटी की, एकता की जो यूनिटी है, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी दैट इज़ द थिंग जो कि इंडियन कल्चर को तब से अपने इतिहास से लेके अभी तक जो है बचाए रखी है। ठीक है, तो यही बात करी है कि कैसे इंडिया का कल्चर लोग इतने, आप किसी भी एक फॉरेनर को बुला लो ऐसे ही, है ना, वो भी देख के वो जगह कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स हैं, बट अगेन वी ऑल आर वन एट द एंड। In fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable features of Indian culture. ये underlying unity, underlying का मतलब होता है hidden, छुपी हुई but important, ऐसी कोई चीज़ जो अंदर छुपी हुई है लेकिन बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी यूनिटी है ना, देखो हाँ हो सकता है हम बाहर लड़ते हों या कोई ऐसी बातें करते हों या कुछ, लेकिन ये हमें पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी
तो पूरी कंट्री एक हो जाती है, दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, है ना। जैसे मान लो कोई भी आपको बहुत बड़ा पैंडमिक आया हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो इंडिया अपने लोगों की भी मदद करती है। एंड इवन इंडिया की ये रही है खास बात, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के बाद भी हमारे कंट्री है, हमारे कंट्री के लीडर्स हैं, वो बाहर के देशों की मदद करते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, उसके बावजूद, डिफरेंसेस के बावजूद भी यहाँ पे यूनिटी है, दैट इज़ अ रिमार्केबल फीचर। रिमार्केबल का मतलब क्या है? सरप्राइजिंग इन अ वे दैट पीपल नोटिस, एकदम अलग बाकी सबसे, है ना। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन, no civilization with the possible exception of the Chinese can bear comparison with the civilization of India। तो बेटा इन लाइनों में है, एक कंपैरिजन करने हैं, तुलना कर रहे हैं। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन, वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन यानी क्या, पूरे अगर अपन जो है ड्यूरेशन टाइम लिमिट में देखें तब से लेके अब तक, तो ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता नहीं है जिसकी हम इंडिया की सभ्यता और कल्चर से तुलना कर सकें, एक्सेप्ट चाइनीज। एक्सेप्ट यानी चाइनीज को छोड़ के, हाँ चाइनीज का हम थोड़ा सा मान सकते हैं लेवल कि हमारे आसपास रही है उनकी भी ऐसी कुछ कल्चर्स, ठीक है। बाकी और भी कोई दुनिया में इसका कंपीट या कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। द एरिया ऑफ द लैंड, द नंबर ऑफ द पीपल, the variety of the races and the length of the India's history are hardly repeated elsewhere. The vitality of Indian culture is equally amazing। तो यही बताया है। अब कुछ कुछ और इन्होंने measures बताए। एरिया ऑफ द लैंड यानी हमारा कितना एरिया है ना, जगह कितनी है, नंबर ऑफ पीपल, कितने क्वांटिटी में लोग हैं, इतनी जो हमारी पॉपुलेशन है, और वेराइटी ऑफ रेसेस। रेसेस का यहाँ मतलब क्या होता है बेटा? रेस का मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो दौड़ लगाने वाली रेस समझते नहीं। यहाँ पे रेसेस का मतलब होता है जाति, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बात करें, कास्ट के बारे में बात करें, उसे रेसेस कहते हैं। तो इंडिया में कितना लैंड है भाई, कितने सारे लोग हैं, और कितने सारे से ज़्यादा तो कितने वेराइटी ऑफ पीपल हैं। आज आप एक छोटे से कॉलोनी में भी चले जाओ ना, सोसाइटी में, तो उसी में आपको इतनी वेराइटी के लोग दिख जाएंगे। तो वही बात की गई है, इस टाइप की चीज़ें। एंड द लेंथ ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, कितना लंबा इतिहास रहा है हमारा। मतलब पढ़ते पढ़ते, वैसे ही ना हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तभी बच्चे जो हैं बिल्कुल घबरा जाते हैं कि इतना लंबा इतिहास रहा है। तो ऐसी चीज़ हार्डली कहीं रिपीट हुई है, दूसरी जगहों पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब हमारे कंपैरिजन में। तभी जो है इंडिया का कल्चर इतना अमेजिंग माना जाता है। इन स्पाइट ऑफ 1000 vicissitudes it has survived to the modern day। यहाँ पे vicissitudes का बेटा मतलब होता है चेंजेस, यानी इतने सारे बदलाव, कभी उतार आए। अच्छा ऐसा नहीं है चढ़ाव ही चढ़ाव, भाई उतार भी आए, चढ़ाव भी आए, तो ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी चली है। सो इन स्पाइट ऑफ 1000 vicissitudes it has survived to the modern day। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आज की लाइफ में, यानी आज हमें पता है इंडिया कितना मॉडर्नाइज हो चुका है। मॉडर्नाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉडर्नाइज, हमने अपने कल्चर को पकड़ के रखा है और उसके साथ हम गए हैं मॉडर्नाइजेशन पे। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ इंडियननेस which imposed unity on all diversity and wove into one fabric of national life the many strands of different texture, color and quality which have entered here। तो देखो अब यार ये स्पीच दे रहे थे तो इन्होंने ना बहुत सारी बातों को अच्छे से बोला है। अब इसका मतलब क्या है समझो, एक एक करके समझना, ठीक है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल, तो यार इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जो है हमारा कल्चर कैसे इतना बंधा रहा है और कैसे हम मूव ऑन कर पाए हैं, इतने मॉडर्नाइज हो पाए हैं, तो ये एक सेंस पे पॉसिबल हुआ है। द सेंस ऑफ, जो आप में भी है, आप में, हम में, सब में है, द सेंस ऑफ इंडियननेस। इंडियननेस यानी क्या? आप कहीं भी हो यार, आप किसी भी दुनिया के पार्ट में रह जाओ, आपके अंदर जो है ना वो हिंदुस्तानी वाली वाइब हमेशा रहती है ना, जो हमें संस्कार दिए हैं, संस्कृति दी है, छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे मेहमान भगवान का रूप होता है ना, या फिर हम किसी कर्मा की स्टोरी पे रिलेट करें, है ना, या फिर जो करता है ना, हमें पता है कि कुछ हम करेंगे गलत तो हमारे साथ भी होगा। तो ये सब जो है ना, ये हमें लगता है बहुत बेसिक चीज़ें हैं बेटा, पर इस सबको नहीं सिखाई जाती। तो यही सेंस ऑफ इंडियननेस जो हम पे रहा है, यही कारण है कि इतनी डाइवर्सिटी, यानी इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं। और अब यहाँ से जो यहाँ तक लाइन कही गई है ना, एक प्यारी सी उन्होंने बात की है, इसको इमेजिन करना। वोव इनटू, ये पूरी इंडियननेस, ये पूरी डाइवर्सिटी वोव इनटू वन फैब्रिक। वोव इनटू वन फैब्रिक यानी आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक चादर है ना, ये चादर क्या है? ये चादर है नेशनलिज्म की चादर। और इसमें जो है मान लो आप चादर भाई धागे वगैरह से आप जो है बुनते हो, कोई चादर बना रहे हैं ना, उस पर डिज़ाइंस या वर्क होते हैं,
तो मान लो आपने अलग अलग कलर के धागे ले लिए, ग्रीन, ब्लू, पिंक, और ये जो डिफरेंट धागे हैं, यानी ये चादर जो है पूरी इंडिया है, नेशनल लाइफ है, और ये डिफरेंट डिफरेंट धागे जो हैं ये अलग अलग हमारी बेटा जातियां हो गई, प्रजातियां हो गई, लोग हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और मान लो वो एक तरह से उस चादर में कितनी ब्यूटीफुली समाये हैं। तो ये वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, वोव इनटू, वोव यानी बुनना, वोव इनटू वन फैब्रिक of national life, the many strands of different texture, अलग अलग कलर, अलग अलग क्वालिटी which have entered here. So I hope इस बात का मतलब समझ आया हो, और इनके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किए उस टाइप से अपनी बुक में लिख लिया करो, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। चलिए आगे आते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। तो हिंदी वाला इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ नीडेड, क्योंकि ऑलरेडी अपन हिंदी में उसको क्लियरली समझा रहे हैं। चलिए, द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अप fine flowers of civilization in many lands. With the exception of India and China, they are dead and gone. तो यानी एंशियंट वर्ल्ड यानी पहले की बात करी जा रही है, पहले के टाइम में जो दुनिया थी उन्होंने बहुत सारे जो है फ्लावर्स दिए, यानी ऐसे एक्चुअल में फ्लावर नहीं डाले, मतलब कि किसी हमारे जो देश को है सिविलाइज करने के लिए, है ना, उसकी सभ्यता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी उन्होंने चीज़ें दी हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना दे आर डेड एंड गॉन। तो सिर्फ जो है आई थिंक इंडिया और चाइना ने ही जो है सभ्यता को एज अ कल्चर काफ़ी आगे बढ़ाया है बाकी सबके कंपैरिजन में। इट इज़ ओनली इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना। ये सिर्फ इंडिया में है और कुछ एक्सटेंट यानी कुछ हद तक जो है चाइना में है। दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज्ड बट नेवर ग्रोन और चेंज एट द एक्सपेंस ऑफ एन अंडरलाइंग यूनिटी। क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिया में है और कुछ हद तक चाइना में भी है। जो पुरानी हमारी सभ्यता है और कल्चर है उसने ग्रो किया है। देखो, हम इंडियंस ऐसे नहीं हैं कि पहले की मान्यताओं पे ही जो है वो बना रखी है हमने धीरे धीरे उस चीज़ को ग्रो किया है, चेंजेस किए हैं मॉडर्न लाइफ को मैच करने के लिए, जो कि ज़रूरी भी है भाई। लेकिन हमने जो है उनको ऐसा चेंज भी नहीं कर दिया कि हमारी जो है अंडरलाइंग यानी यूनिटी ही चली जाए, एकता चली जाए। वैसा चेंज इंडिया ने अभी तक नहीं किया। देखो, इंडिया चाहता तो ओवरली मॉडर्नाइज भी हो जाता, जैसे आप अमेरिकन या जो ब्रिटिश ये कल्चर मान लो, लेकिन नहीं, हमने अपने कल्चर को जिंदा रखा है, उसी को हमने मॉडर्नाइज किया है ताकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी जी सकें और हमारी यूनिटी यानी एकता भी बनी रह सके। दिस हैज़ बीन पॉसिबल only through the capacity of readjustment exhibited by the Indian society। और ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई है, मुमकिन कैसे हुई है? ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? आपको कोई भी चीज़ बोली मैंने कि यार तुमको जो है ना ये वाला पढ़ाई इतने दिन में कंप्लीट करनी पड़ेगी, तुमने एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा नहीं यार तुमको एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, तुमने तब भी एडजस्ट कर लिया। ठीक है, मैंने कहा नहीं तुम बुक से नहीं पढ़ो, तुम जो है यूट्यूब से पढ़ो, तब भी एडजस्ट। तो रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या है? जो भी, ये बेसिक एग्जाम्पल था, एक्चुअल मतलब ये है जो भी चेंजेस आए हैं उनमें हम सभी ने जो है एडजस्ट किया है। ये एक का काम नहीं है बेटा, ये पूरी इंडियन सोसाइटी, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया जो है ये रीएडजस्टमेंट की एबिलिटी रखता है, जिससे ही हम जो है इतनी यूनिटी तब से लेके अभी तक मेंटेन कर पाए हैं। तो यही है, पुरानी दुनिया में कई सभ्यताएं कई जगहों पर आई हैं, भारत और चीन को छोड़कर सब खत्म हो गई हैं। इन दो देशों में सभ्यताओं में इतना बदलाव कभी नहीं आया कि ये पूर्णतः बदल जाएं, है ना। ऐसा बदलाव नहीं लाए हैं कि पूरी तरह से हम उनको चेंज कर दें। हमारा कल्चर सब कुछ अभी तक मेंटेन है, यानी हमारे आप मान लो फेस्टिवल्स हैं, कोई भी हम मान लो जो है चीज़ों को मानते हैं, बिलीव करते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं हम बिल्कुल तौर तरीक़ों से, है ना। ये संभव हो सका है क्योंकि हमारे समाज में एक दूसरे को समझने की भावना है। One ground of this adjustment is found in the spirit of toleration that has characterized Indian history throughout the ages. Live and let live has been the policy of the Indians in all spheres of life. और ये adjustment का ground जो है ना, ये किस spirit में पाया जाता है? Toleration. Toleration is basically क्या होता है toleration बेटा? सहनशीलता। ये हम इंडियंस में ही कूट कूट के भरी है। अब कभी कभार कुछ मॉडर्न जनरेशन को मैंने सुना है भाई कि बोलते हैं सहनशीलता अच्छी नहीं होती है। देखो बेटा, अगर एक चीज़ समझ लेना, आपने अगर कोई भी रिसेंट आपने वॉर्स देखे होंगे जो कंट्रियां लड़ रही हैं, इसमें किसी का भला नहीं होता है ना। ये नहीं है कि आप चुप बैठ जाओ और अपने हक की आवाज़, वो तो यार इंडियंस हमको राइट टू हर चीज़ है ही, है ना, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सब चीज़ें तो है भाई। लेकिन सहनशीलता का यहाँ बेसिक मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, हम इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते कि नहीं भाई हमारे साथ ही क्यों हुआ, है ना। क्योंकि हम सारे कल्चर जो हैं कहीं ना कहीं
अपनी जो है सांस्कृतिक चीज़ें लाते हैं, कुछ थॉट्स हैं हमारे जो हमें बताते हैं कि सहनशीलता इज़ गुड, है ना। क्योंकि अगर कोई भी अत्याचार पे उतर आए, ठीक है, एक तो हमारा डिक्टेटरशिप नहीं है भाई, हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटी रहती है भाई। लेकिन अगर हम अत्याचार पे आ जाएं, अत्याचार यानी क्या कि हमको नहीं लड़ना ही है अपनी चीज़ों के लिए, पूरे दिन लड़ते ही रहें, तो बेटा इंडिया की यूनिटी भूल जाओ। उस दिन से जो है ना इंडिया की ख़त्म हो जाएगी। ये जो यूनिटी हमने बनाई रखी है ना, दैट विल ऑल बी गॉन। तो यही इंडियंस का अच्छा है, इंडियंस की एक पॉलिसी रही है, लिव एंड लेट लिव। बहुत ही अच्छी बात है ये, जियो और जीने दो। इस कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं कि भाई तुम भी जियो अच्छे से, हमें भी जीने दो। हम ये नहीं है कि यार वो अच्छे से कैसे जी रहा है, उसका जीना जो है हम भैया बिल्कुल जो है उसको कैसे इतने अच्छे से जीने दिया जा रहा है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट पे हम बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं। एंड आई होप मुझे इस चैप्टर में ना इतना समझाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है इन बातों को बहुत ही अच्छे से समझते हो, है कि नहीं। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, इंडियंस की पॉलिसी रही है। Sometimes this has been carried so far that contrary, if not contradictory, attitudes have been allowed to survive simultaneously. Toleration had led to the sufferance of civil and even indifference to the values of life. अब देखो यहाँ दो बातें कही गई है कि कभी कभार ये जो हमारी पॉलिसी है यार, लिव एंड लेट लिव और टॉलरेशन की, कॉन्ट्ररी नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इन दो वर्ड्स का मतलब समझो बेटा। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। कॉन्ट्रडिक्टरी का भी मतलब होता तो है उल्टा, लेकिन कॉन्ट्ररी में क्या होता है, ऐसा है दोनों पक्ष जो है गलत हो सकते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, एक को सही होना है और दूसरे को गलत ही होना है। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी, मैंने कोई बात कही, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी या तो मैं सही होंगी बेटा या तो तुम सही होगे। दिस इज द डिफरेंस। तो एक्चुअल लाइन का मतलब क्या है, कभी कभार हमारा ये जो पॉलिसी है, ये जो सहनशीलता वाला एटीट्यूड है, वो कभी कभार सर्वाइव करने में उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। कि कभी कभार लोगों को लगता है कि नहीं ये तो सफरेंस हो जाएगा, या कोई फॉरेन पॉलिसी से हमको दिक्कत आ रही है ना, या फिर जो है हमारी वैल्यूज़ है, डिफरेंट कल्चर है, तो किसी को नीचे, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कभी कभार जो है हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। लेकिन आगे समझना, दिस हाउएवर इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू. Such toleration is perhaps preferable to the fanatic devotion, which leads to the denial and persecution of all other values, but its defect of a virtue का मतलब यहाँ पे क्या है समझो बेटा। virtue मतलब क्या होता है, कोई भी एक अच्छी क्वालिटी। अब ऑफ अ वर्च्यू यहाँ पे किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, किसका बात हो रही थी, टॉलरेशन की, तो उसी की बात कर रहे हैं, सहनशीलता की। तो यही बात हम कह रहे थे कि कभी कभार क्या हो जाता है कि यही सहनशीलता बोलते हैं हम पे ही भारी पड़ जाती है। इनका कहने का मतलब, मैंने हमेशा कहा है, कोई भी स्पीचेस होती हैं, किसी की कही हुई बात होती है या लोक कथाएं होती हैं, तो हम हमेशा उसका एक मतलब नहीं निकालते हैं, है ना। तो वो दोनों बात को कवर करेगी, कैसे टॉलरेशन बेटा अच्छा भी रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो बातें हमने करी पीछे, तो वो जो है इसका द इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू। तो यानी इस अच्छी क्वालिटी का कहीं ना कहीं है ये एक डिफेक्ट है ना, ये एक खामी है इसकी, है ना। Such toleration is perhaps preferable. तो इस टाइप की सहनशीलता जो है किसके लिए प्रेफरेबल है, फेनेटिक डिवोशन। अब फेनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने क्लियरली दिया है, फिर मैं इसको समझाऊंगी। वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियन। तो फेनेटिक का मैं आपको सिंपल मतलब बताऊँ ना, कट्टर कहते हैं किसी को, कट्टर पर्सन, लाइक किसी भी चीज़ के लिए। मान लो कि अगर कोई कहे कि नहीं यार ग्रीन कलर ही अच्छा है, पूरी दुनिया इधर की उधर जाए लेकिन ग्रीन कलर अच्छा है, या कोई कहे ब्लैक कलर अच्छा है, पिंक अच्छा है, रेड। ये मैं एक बात बता रही हूँ, किसी चीज़ के लिए कट्टर होना यानी ऐसे ओपिनियन रखना इतना एंथुजियास्टिकली कि दूसरा सबको गलत, और ये एक नेगेटिव वे में है। तो इतनी सहनशीलता जो है ना, वो कट्टर भक्त जो होते हैं वैसे लोगों के लिए ठीक है भाई, है ना। और इस चीज़ से, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इतनी सहनशीलता से जो है अपनी, तो सिर्फ अपनी ही नहीं लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को भी जो है उस पर भी अत्याचार होते हैं, दूसरों की वैल्यूज़ भी जो है उसमें डाउन हो जाती हैं। तो यही लाइन कहती है विच लीड्स टू द डिनायल। डिनायल यानी किसी चीज़ को अनदेखा करना, है ना, डिनाई करना, है ना। एंड परसिक्यूशन, परसिक्यूशन इज बेसिकली अत्याचार, ठीक है। तो यही सारी क्वालिटीज़, कहने का सार क्या है कि ये जो टॉलरेशन है, सहनशीलता है, उन लोगों के लिए प्रेफरेबल है जो कट्टर भक्ति करते हैं भाई, है ना। और इससे ना वो सिर्फ बाकी सबकी लेकिन खुद की वैल्यूज़ को भी जो है अत्याचार करते हैं और उन्हें खो देते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। तो ये यानी वो बैलेंस्ड बातें कर रहे हैं बेटा, एक नहीं कि ये एक ही बात को उन्होंने सही कह दिया, टॉलरेशन है तो बहुत अच्छा है, नहीं, उसको उन्होंने बैलेंस करके बताया है। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं। थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री we therefore find a spirit
of underlying unity which informs the diverse expression of its life, but the unity was never a dead uniformity, a living unity never is. इसका कहने का मतलब ये है, इंडिया की हिस्ट्री में, इतिहास में जो चेंजेस हुए हैं उसमें हमें दिखा है कि जो अंडरलाइंग यूनिटी है, ये यूनिटी का मतलब एक नहीं है। जैसे मान लो कि यार यहाँ पे जो है 10,000 लोग हैं, है ना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग में जितने भी लोग हैं सब क्या हैं, सेम कास्ट के हैं, ऑलमोस्ट सब सेम कास्ट के हैं मान लो, है ना, और जो है मैक्सिमम लोग जो हैं सेम प्रिंसिपल यानी क्या कि ऐसे ही खाना खाना चाहिए, ऐसे ही सिद्धांतों पे वो चलते हैं, सेम प्रिंसिपल हैं, सेम खाना पीना है, तो यानी प्रॉब्लम भी सेम है ना, यानी सभी की प्रॉब्लम सेम होगी, और प्रॉब्लम जब सेम है तो उसका सोल्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को यहाँ पे नाम दिया गया है यूनिफॉर्मिटी, डेड यूनिफॉर्मिटी, कि इतने सारे लोग हैं तो एक ही जैसे, जैसे आप मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज में देखते हो, अरे इंडिया में देख के तो पता चलेगा कि ये इंसान अच्छा कहाँ से आया है, आपको आउटलुक ही देख के समझ आ जाएगा, अच्छा आप गुजरात से हैं, अच्छा आप बिहार के हैं, देख के समझ आ जाता है। लेकिन बाहर जैसा कैसे है भाई, तुम अमेरिका से बोलो तो कोई बोलेगा मैं जो है LA से हूँ, कोई बोलेगा कैलिफोर्निया से हूँ, कोई बोलेगा कनाडा से, तो बोलो कोई फ़र्क ही नहीं समझ आता है कि नहीं भाई। तो कहने का मतलब क्या है, डेड यूनिफॉर्मिटी मतलब सब लोग एक ही जैसे, प्रॉब्लम एक ही जैसे, ऐसा रहा ही नहीं है इंडिया में। इंडिया की बात निराली क्यों है, इतनी सारी वेराइटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, और उसके बाद जो यूनिटी आई है उसकी यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे इतिहास से लेकर अब तक भी इतने चेंजेस आए हैं। चेंजेस किस में आए हैं, ऑलरेडी डाइवर्सिटी में, ठीक है, क्लियर है। चलो, unity and universality must belong to any culture that is true and vital. Now, culture is a concept which cannot be simply or unitarily defined. So basically unity and universality मतलब क्या होता है, किसी भी कल्चर में होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए भाई। कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है, अब आपको जो है ना बेटा पूरे लेसन में दो वर्ड बहुत देखने को मिल रहे हैं, सिविलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सभ्यता, आप हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा भारतीय सभ्यता, ठीक है, सिविलाइजेशन है। कल्चर क्या होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है बेटा। संस्कृति को हम कहते हैं कल्चर, सही है ना, बिल्कुल। देखो भाई, ये दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझो। सिविलाइजेशन इज सभ्यता, कल्चर इज संस्कृति। तो सिविलाइजेशन तो बहुत सारी जगहों पे हुआ है ना। अब कल्चर की जब मैं बात करूं तो संस्कृति एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे मैं सिंपली एक डेफिनेशन नहीं दे दूं। जैसे आज मेरी संस्कृति के लिए कोई पूछे, है ना, जैसे मेरा कोई रिलीजन है, मेरे के लिए कोई पूछे, तो मैं एक वर्ड नहीं कह पाऊंगी यार, बहुत सारी चीजें समाती हैं उसमें। तो इट कैनॉट बी यूनिटेरली। बेटा यहाँ पे वर्ड ब्रेक करके देखो, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ाती हूँ मैं वर्ड्स को। देखो, यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। तो ये कहा है कि जो कल्चर का कॉन्सेप्ट है, संस्कृति का कॉन्सेप्ट है, किसी एक बात पे हम या एक पॉइंट पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत ही वास्ट होता है वो। देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन बी रिगार्डेड एज द एसेंस और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कल्चर। तो ऐसा कोई एक कैरेक्टर नहीं है इंडिया का, या एक कोई मार्किंग नहीं है कि ये बोल दिया तो ये पूरे इंडियन कल्चर को डिफाइन कर देगा, नहीं। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलके बनते हैं, जो कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है, it is always a complex of many strands of varying importance and vitality। तो क्या बोला कि एक बात से नहीं होगा, ये हमेशा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैंड्स का मतलब यहाँ पे ये है डिफरेंट जगहों की बात करें, जगह इन द सेंस कि डिफरेंट कल्चर हो गए, है ना, डिफरेंट टाइप के लोग हो गए, तो उन्हीं का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है ये, ठीक है। कोई एक सिंगल कैरेक्टर पे अपन डिफाइन नहीं कर सकते कल्चर को। इफ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर and civilization of life which makes civil society possible, culture on the other hand is the resultant of such organization and expresses itself through art and language, through philosophy and religion, through social habits and customs and through political institution and economic organization। तो डांस हो गया मेरे इधर से उधर। अच्छा, बताना क्या चाह रही हूँ, देखो, अगर हम कहना भी चाहें कि भाई ये कल्चर एक दूसरे से अलग कैसे है, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कल्चर एक चीज से नहीं बना है। तो बोलो अच्छा मैडम जी बता दो किससे मिलके बना है। तो यहाँ हम बताते हैं ये जो है कल्चर खुद को कैसे डिफाइन करता है। इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, सो इट विल डिफाइन इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट, है ना, भाषा और कला के तौर पे,
थ्रू फिलोसफी एंड रिलीजन। फिलोसफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आइडिया और बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना, किसी भी चीज़ की फिलोसफी, लाइफ या जीवन जीने के बारे में आइडिया में, दैट इज फिलोसफी। रिलीजन यानी जो धर्म होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। थ्रू सोशल हैबिट्स एंड कस्टम्स, तौर तरीके, जीवन जीने का तरीका, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है। एंड थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और कैसे जो है आपकी राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है, किस तरह से आपकी पॉलिटिक्स वर्क करती है, उन सब चीज़ों से जो है एक प्रॉपर कल्चर डिफाइन होता है, इन सब के मिक्सचर से। नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर। अच्छा, अब ये नहीं कह सकती मैंने सिर्फ भाषा और कला को उठा दिया, तो मैंने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ एक कल्चर है। कोई भी एक चीज़ कल्चर नहीं बनती है, वो सभी का एक मिक्सचर होती है, बट collectively they constitute the expression of life which we describe as culture। तो बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशंस दी हैं कल्चर की यहाँ पे, तो ये वर्ड जो है आप इनको बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया डायरेक्टली कल्चर को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इट्स नॉट कोई एक डेफिनेशन नहीं है, आप बोलोगे लैंग्वेज, आर्ट, फिलोसफी, रिलीजन, इन सब का क्या है, एक कलेक्टिव मिक्सचर है या ब्लेंड है। ओके, चलिए। कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? एफ्लोरेसेंस का एक्चुअल मतलब तो है फूल का खिलना, है ना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, कि कैसे जो है सभ्यता से कल्चर निकल के आया। जैसे कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता आई है, ये मान लो ये सभ्यता है ना, ये सभ्यता जो है सॉइल है, इसका बीज है, इससे निकल के बाहर क्या आया है, फ्लावर। इतना बुरा फ्लावर बनाया मैंने, मतलब मान लो कि इससे बाहर निकल के क्या आया है, फ्लावर, तो वो फ्लावर कौन है, यहाँ पे कल्चर है। सो कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। नाउ अगेन आपको बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशंस मिल रही हैं, जो कि आप अपने बुक में ज़रूर मार्क करना है ना, कि क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे सोचते हैं हम आंसर कहाँ से लिखे, सब आपके लेसन में दिया है, इन बिटवीन द लाइन्स दिया है। सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी जो है बिल्कुल जंगली टाइप के लोग थे जिनको कुछ आता जाता नहीं था, तो उससे हमने ऑर्गेनाइज करके एक सोसाइटी बनाई, और उसी सोसाइटी में हमने एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जिससे एक कल्चर निकल के आया। कि अच्छा मान लो एक जगह, मैंने वही कहा 10,000 लोग हैं मान लो, है ना, एक जगह 10,000 लोग हैं, एक जगह 5,000 लोग हैं, ठीक है, एक जगह उस साइड पे जो है 500 लोग हैं, ठीक है, और मान लो जो है 50,000 लोग हैं। क्या कहना चाह रही हूँ, मान लो बेटा ये 10,000 जो लोग हैं ये एक ही जगह पे रहते थे, एक ही एरिया में रहते थे, तो इन्होंने सेम हैबिट्स अडॉप्ट की, ठीक है, सेम टाइप की। मान लो ये वाले जो लोग हैं गुजराती बोलने लगे, ठीक है, ये वाले लोग, अपन इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे ना, सबसे बेहतर बात है, ये वाले जो लोग हैं दे स्टार्टेड स्पीकिंग क्या, गुजराती, ठीक है। नाउ दे हैव सेम स्टाइल्स ऑफ लिविंग, उन्होंने खाना पीना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ अगेन, है ना, सबकी हिस्ट्री अलग है, सब कुछ अलग है, सब ये एग्जाम्पल है कि उन्होंने खाना पीना सेम टाइप का चालू कर दिया है, ढोकला फाफड़ा खा रहे हैं बढ़िया, तो ये मानो, है ना, उनके बोलने का स्टाइल अलग है। उन्होंने जो है बिजनेस को अडॉप्ट किया, ठीक है, बिजनेस कल्चर को अडॉप्ट किया, ऐसे सब चीज़ें हम कह सकते हैं। अब ये 5,000 जो लोग हैं मान लो, है ना, ये 5,000 लोग हैं, आप मान लो ये कहीं साउथ साइड से हैं, है ना, केरला साइड से आप मान लो, या फिर आप मान लो कि ये लोग तमिल हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज इन्होंने अडॉप्ट की, इनका कल्चर, तो ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन होता गया, और उस टाइप से कल्चर जो है निकल के बाहर आते गए। अब सबकी हिस्ट्री अलग होगी, पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस टाइप की सिचुएशन हुआ होगा। चलो, देयर कैन देयरफॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन, बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा मार्क कर देना, ये आपसे बात ट्रू एंड फॉल्स में पूछी जा सकती है। बोला क्या है, सिविलाइजेशन के बिना, यानी सभ्यता के बिना जो है कोई कल्चर नहीं आ सकता, यानी कोई भी संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो वो बिना सभ्यता नहीं आई है। कोई भी मैं संस्कृति कहूं वो बिना सभ्यता आ ही नहीं सकती, यानी सिविलाइजेशन हुआ उसी के बाद ये कल्चर आया है। लेकिन 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 ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं, ऐसी जगहों पे सिविलाइजेशन, जैसे बाहर की दूसरी कंट्रीज में मान लो ऐसे सिविलाइजेशन हो सकते हैं जिनमें कोई भी कल्चर ने जन्म नहीं लिया। क्या बोला मैंने, समझे कि नहीं? ऐसे सिविलाइजेशन हो सकते हैं जिसमें किसी कल्चर ने, जैसे आप बाहर की देखो ना यार, ये तो कल्चर्स का कहाँ है ट्रेंड भाई, ये तो इंडिया में है, या आप चाइना में मान लो कुछ एक आध दो और होंगी, लेकिन इतनी वैरायटी कहाँ है, इंडिया में है। तो सिविलाइजेशन बाहर के मैक्सिमम जो रहे हैं ना, वो सिर्फ सभ्यता रहे हैं, उन्होंने किसी संस्कृति की कंडीशन को जन्म नहीं दिया। सो यही बात है, अच्छे से फिर से पढ़ो इसको।
no culture without there can be no culture without civilization, but there may be civilization which have not yet developed their culture. तो ऐसे हो गए हैं सभ्यताएं जिन्होंने अभी तक अपना कल्चर जो है नहीं डेवलप किया. चलो, perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture. तो ये कहा है ज़्यादातर ऐसे केसेस रहे हैं कि इंडिया जितना वाइड नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे जो है सभ्यताओं ने अपने अपने कल्चर बना दिए हैं. We have therefore had and still have races and nations that are civilized, but except for India, we have not yet had any nation or race that could be regarded as cultured in all its sections and classes. For here in India, culture is almost as extensive as civilization. तो अभी तक जो है हमारे पास ऐसा कोई भी नेशन नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है इंडिया के अलावा जिसके सारे लोग, अरे भाई अपने आप किसी भी इंसान को उठा लो, उसको पता है उसका कल्चर क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका रहन सहन क्या है कि नहीं भाई? तो ये इंडिया में ही है और ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जिन्होंने अपने इतने सारे सेक्शन को, इंडिया कितना वास्ट है, इसमें कितने लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने अपने पूरे सेक्शंस को जो है क्लासेस में, सेक्शंस एंड क्लासेस यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लोग और उनकी प्रजातियाँ यानी जातियाँ जिसे हम कह सकते हैं. इंडिया में कल्चर जो है इतना एक्सटेंसिव है जितना कि सिविलाइजेशन रहा गया. एक्सटेंसिव यानी लार्ज. लोगों क्या मैक्सिमम क्या होता है, सभ्यताएं बड़ी होती है ना, सिविलाइजेशन बड़ा होता है, लेकिन इंडिया का जो कल्चर है वो उतना ही बड़ा है जितना सिविलाइजेशन रहा है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. चलो, द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर. तो मैंने अभी जो आपको बात बताई ना कि विदाउट कल्चर भी सिविलाइजेशन होता है, यानी सिविलाइजेशन हुआ, सभ्यता हुई, लेकिन उसमें से कोई संस्कृति नहीं निकली. इसका एग्जाम्पल या उदाहरण कौन है बेटा? ज़्यादातर यूरोप की जो कंट्रियां हैं. और वहाँ पे आप जाओगे, देखोगे, मतलब जाना हो नहीं हो, लेकिन जब आप वहाँ के बारे में सुनोगे या कहीं यूट्यूब पे देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे ऐसे कोई कल्चर इतने हैं ही नहीं. एकाध ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे, उसमें भी सारे सेक्शंस उसे फॉलो नहीं करते. इन इंडिया ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी जगह पे इंडिया में जो है, इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड that the difference between the masses and classes is not one of quality and can be explained in terms of information and opportunity. It is often otherwise in Europe. इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, इंडिया में अगर मान लो किसी भी कैजुअल टूरिस्ट को तुम ले आए है ना, तो वो भी देख के तुम्हें बता देगा कि इंडिया में जो डिफरेंस है, मासेस एंड क्लासेस का मतलब क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं और उनके डिफरेंट जातियाँ हैं, है ना. तो ये क्वालिटी के बेस पे नहीं. अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया में ये वाली जाति बढ़िया है, ये वाली बेकार है, ऐसा नहीं है. जैसे बाकी कंट्रीज़ में तुम मान लो, जैसे अपन यूजुअली ब्लैक्स एंड वाइट्स मानते हैं ना, क्योंकि ये सिंपल वाला एग्जांपल है. अमेरिका वगैरह में तो क्या माना जाता था, है ना, कि वाइट्स सुपीरियर है, ब्लैक्स इन्फीरियर. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं रहा है कभी कि हम रिलीजन को, हाँ ऐसे आपस में तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, वो तो जो जिन लोगों को हेटेड फैलानी है दैट इज़ डिफरेंट सेक्शन. लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहो कल्चर अलग है तो ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे. ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी. यार इनकी इतिहास में ये रहा है, इनको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये शासन किया था, उस बेसिस पे हमारे कल्चर्स डिफरेंट हैं. ऊपर नीचे या क्वालिटी के बेसिस पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड यूरोप में अलग है. यूरोप में जो है सीधा, जैसे यही मैंने आपको ब्लैक्स एंड वाइट्स का एग्जांपल दिया ना, ऐसे ही क्वालिटी के ऊपर जो है इनमें, यानी गुण के ऊपर जो है इनमें डिफरेंस करते हैं, भेदभाव करते हैं. There, the difference in quality between the masses and the classes, it is at times so great that it has shaken the faith of the most fervent of Democrats. इसका मतलब है वहाँ पे कभी कभार गुण में इतने डिफरेंस, यानी क्वालिटी में इतने डिफरेंस आ गए हैं उनके बीच में कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं, फर्वेंट का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, डेमोक्रेट यानी वो लोग जो डेमोक्रेसी में बिलीव करें, वो लोग जो लोकतंत्र में मानते हैं. तो यानी इतने डिफरेंस रहे हैं यूरोप में कि लोकतंत्र वाले लोग भी हिल के रह गए कि बाप रे, ऐसा कैसे जो है चीज़ें हो सकती हैं यूरोप में, ठीक है. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं रहा है. अगेन द रिमार्केबल, अगर इसका हम चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं हिंदी. यूरोपियन देशों का अनुभव कई सभ्यता दिखाता है जो संस्कृति के बगैर है. भारत में एक साधारण पर्यटक भी देख सकता है कि लोग जो हैं, जानकारी और अवसर का अंतर होता है, दैट्स इट, कि उनका इतिहास क्या है, जानकारी क्या है, ताकि किसी और चीज़ में. यूरोप में क्या है भाई, गुण का विभाजन, यानी उनकी क्वालिटी के बेसिस पे उन्हें जो है डिफरेंशिएट किया गया है. चलिए, द रिमार्केबल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड
ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। अच्छा, अब काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि मैम एक वर्ड ये होता है जिसे सिंगुलर कहते हैं और इसी का एक प्लूरल वर्ड होता है बहुवचन, जिसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंस आज के बाद याद रखना, इसे फिनोमिनन मत कह देना। प्रोनाउंस दोनों को एक ही करते हैं, इसे भी फिनोमिना ही कहते हैं, ठीक है। सो द रिमार्केबल फिनोमिना इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस, कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। कितने भी कल्चर हो जाएं उसमें एकता सबसे कॉमन है, चाहे तुम्हारा कल्चर कुछ भी हो। इंडिया में इतने कल्चर्स हैं, कुछ भी वो मानते हो, शायद हो सकता है वो एक दूसरे के ओपोनेंट्स भी हों कि तुम जो ये मानते हो नहीं हम तो इसका उल्टा मानते हैं, है ना। अलग तो एक अलग चीज़ होती है, उल्टा मानना भी एक चीज़ होती है कि अगर तुम कोई कहो कि राइट सही है तो वो दूसरा वाला मानता है कि नहीं ये राइट डायरेक्शन तो रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है ये। तो इसके बावजूद भी, हाँ ये इंडिया में भी हैं चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी हम सबके कल्चर में एक कॉमन चीज़ क्या है, एक कॉमन चीज़ है यूनिटी यानी एकता। What especially distinguishes the culture of India is its unbroken continuity। एक तो बेटा एकता है और एक है जो हमारी कंटिन्यूटी, यानी इतने टाइम से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो अभी तक टूटी नहीं है, मतलब उनको अभी तक। एंड इसमें बहुत भी बेहतरीन रोल रहा है हमारे कल्चर का तो ठीक है, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है, यानी आप लोगों की बात कर रही हूँ मैं, यानी इन चीज़ों को मेंटेन करने में, देखो पुरानी वाली जनरेशन तो एक टाइम बाद सबको ही जाना है, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशंस होती हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों को अलाइव रखना। सो दैट इज़ बेसिकली कंटिन्यूटी, चली आ रही है वो चीज़। Here, there have been no violent or sudden breaks, but on the contrary, a steady growth and extension of culture, which has gradually permeated every class and section of society। तो इंडिया में एकदम ऐसा कोई वायलेंट या सडन ब्रेक नहीं हुआ है बाकी कंट्रियों जैसे कि यार अगर हम किसी एक कास्ट की बात करें, है ना, मान लो आप एक हिंदूज की बात करो या आप मान लो एक मुस्लिम्स की बात करो, किसी भी, तो एकदम से चीज़ों का सडन ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो अलग रखो उसको साइड में, वो एक टाइम होके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सालों से एक ही चीज़ चलती आ रही है या एकदम से कुछ चेंज हो गया और नहीं। इंडिया की ग्रोथ हुई है धीरे धीरे, उतार चढ़ाव उसके साथ में, एंड इसी की वजह से जो है ग्रेजुअली परमेटेड यानी स्प्रेड, ग्रेजुअली तभी हमारी जो संस्कृति है, हमारे डिफरेंट रिलीजन्स है, कास्ट है, हर कॉर्नर में पहुंच पाए हैं इंडिया के। आज यार तुम कहीं भी जाके देख लो, हर जगह तुम्हें एक वैरायटी का इंसान मिलेगा, है ना, डिफरेंट कल्चर्स के इंसान तुमको एक ही सोसाइटी में मिल सकते हैं। तो यही बात बताई है कि कैसे इंडिया में यूनिटी एंड इवन कंटिन्यूटी जो है चलती आ रही है। तो इसी के साथ आई होप बहुत ही क्लियर हो गया है चैप्टर। इस चैप्टर में पूरी बात यार हमने अपने इंडिया की करी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बिल्कुल मार्क कर लेना। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैग्नेट ब्रेन्स भाई, यहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हमारे दोनों चैनल्स हैं, तो सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। एंड मैं बता दूं कि बुक्स एंड ई बुक्स भी मिलती हैं, तो उनको आप अवेल करने का प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को जो है फिल कर लेना, कुछ डिटेल्स मांगेंगे, उसको सबमिट करना, देन हमारी टीम जो है आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।